अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको सही तरीका भी मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉपर सिलेबस देखा जाता है। उसी प्रकार से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनाई जाती है, ठीक है? और उसमें स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ पिछले साल के सारे शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ पजल्स जो पूछी गई थी और डीआईज जो पूछे गए थे सारे शिफ्ट के, ठीक है। तो इस वीडियो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है और प्रिपरेशन के लिए आपकी स्ट्रेटेजी भी बूस्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और मैं हूं धार्मिक पटेल। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पिछले साल एग्जाम हुई थी 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट और 19 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, ठीक है। तो रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो वेरी आईएमपी होता है आपके स्कोर बूस्टर के लिए। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो पूछे गए थे वो 20 नंबर्स में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी 20 नंबर्स, थर्ड शिफ्ट में भी 20 नंबर, फोर्थ शिफ्ट में 15 नंबर, यानी एक पजल कम आई थी, ठीक है। उसी प्रकार से 19 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में 11 नंबर यानी दो ही पजल आई थी। फिर 17 नंबर तीन पजल और एक चौथी पजल छोटी सी आई थी। और 19 के लास्ट शिफ्ट में सिर्फ 10 नंबर की पजल, मतलब सिर्फ दो ही पजल आई थी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पजल का वेटेज तो आपको पता चल गया कि ये 10 टू 20 नंबर्स, मैक्सिमम 15 टू 20 नंबर्स होता ही होता है। कभी कभी एक ही शिफ्ट में ऐसी होती है, एक दो शिफ्ट जिसमें सिर्फ दो ही पजल रहती है, ठीक है। तो पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और स्पीड भी सबसे ज़्यादा उसमें ही इंप्रूव होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस पर मेहनत करोगे। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग है 5 नंबर में पूछा गया था। फिर सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में 5 नंबर, फोर्थ शिफ्ट में 5 नंबर। फिर दूसरे दिन की यानी 19 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 5 नंबर। यानी कोडिंग डिकोडिंग भी देखा जाए तो एवरेजली 5 नंबर का टॉपिक हो जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये दोनों चैप्टर तो इतना अच्छे से करने हैं, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग, कि एक मार्क भी जाए ना और काफ़ी कम समय में ये दोनों, ये मतलब ये 25 मार्क आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इनइक्वालिटी यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आप बोलते हो वो पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर में, दूसरे शिफ्ट में नहीं आया था, तीसरे शिफ्ट में भी नहीं आया था, चौथे शिफ्ट में 3 नंबर में और बाकी तीनों शिफ्ट में 5-5 नंबर में पूछा गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनइक्वालिटी भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद सिलोग्स जो आपको ज़्यादा लुभावने लगते हैं, तो सिलोग्स भी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेहनत करने से सिलोग्स भी अच्छे से बन जाते हैं। वो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आए थे बट सेकंड शिफ्ट में ज़रूर आए थे, थर्ड शिफ्ट में भी आए थे, चौथी शिफ्ट में देखो इनइक्वालिटी भी थी, सिलोग्स भी था, चांदी ही चांदी दोनों का टॉप कंटेंट या मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है वो काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। और दूसरे दिन की दूसरी शिफ्ट में भी देखो भैया दोनों आए थे 5-5 नंबर में, फिर उसकी थर्ड शिफ्ट में भी दोनों आए थे और उसके नेक्स्ट शिफ्ट में भी दोनों आए थे। तो मतलब इनइक्वालिटी और सिलोग्स ये जो पहले 4 टॉपिक है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मतलब 25 मार्क्स का जो टॉपिक होता है ना कवरेज, वो वहीं से हो जाता है। 25 मार्क्स तक का कवरेज वहीं से हो जाता है और काफ़ी टाइम 30 मार्क्स तक का भी हो जाता है। ये देखो फर्स्ट शिफ्ट में 30 मार्क तक का कवरेज हो गया। तो ये जो 4 टॉपिक है उस पर सबसे ज़्यादा मेहनत करो। अब चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो आप सारे चैप्टर्स लगे पड़े हो मेहनत करने, ऐसा नहीं कहता कि सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं भैया सारे चैप्टर्स, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करने हैं और कौन सा चैप्टर की प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये जो मैं टॉपिक दिखा रहा हूँ यही टॉपिक से मतलब प्रीवियस ईयर पेपर बना था। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अब पीओ है तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जाहिर सी बात है काफ़ी कम नंबर में होगी। तो सारी शिफ्ट में देखे 2 शिफ्ट को छोड़ के 2 नंबर में थी, ठीक है। तो आपको जान लेना है कैसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर, मतलब वैसी वीडियो तो मैं बना चुका हूँ, आपको वो आरआरबी वाला स्टडी प्लान में देख लेना चाहिए। फिर ब्लड रिलेशन, ये भी काफ़ी हद तक मतलब 3 से 4 या 3 से 5 नंबर में ही आएगा। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर नहीं पूछा गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब 3 to 4 मार्क्स में ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे टॉपिक, ये जो डबल टिक मार्क कर रहा हूँ ना वो, और ये जो ब्लड रिलेशन है वो उससे मतलब उसके बिलो है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 4 टॉपिक को आप सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, उसके बाद ब्लड रिलेशन को प्रिपेयर करोगे, ठीक है।
फिर क्या है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग पहली शिफ्ट में नहीं आया, दूसरी शिफ्ट में आया, तीसरी शिफ्ट में नहीं आया, चौथी शिफ्ट में आया। फिर नेक्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आया या थर्ड शिफ्ट में नहीं आया और फोर्थ शिफ्ट में आया। ठीक है, 2 से 4 मार्क तक आता है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब करना तो पक्का है। और उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो पहली शिफ्ट में नहीं आया था, दूसरी शिफ्ट में आया, तीसरी शिफ्ट में आया, चौथी शिफ्ट में नहीं आया, पांचवी शिफ्ट में मतलब नेक्स्ट डे की शिफ्ट में आया, उसकी एक शिफ्ट में नहीं आया और बाकी 2 शिफ्ट में आ गया। इन शॉर्ट जो आपके सामने डिस्प्ले पे जो रीजनिंग के टॉपिक पड़े हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले साल जो पेपर बना है वो इसी टॉपिक से बना है। इस टॉपिक से बाहर का कोई टॉपिक आया ही नहीं है, जैसे कि इनपुट आउटपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। आपको इस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप करोगे। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल मैथ्स आप देख लेंगे। मैथ्स जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन DI, मैं आपको ध्यान रखिए यहाँ पे जो पजल है ना, पजल वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पजल आई थी, उसी प्रकार से यहाँ पे DI कौन कौन से आए थे वो भी बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में देख के भाग मत जाइएगा। ठीक है, तो DI जो थे ना वो 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। मतलब जहाँ पे 15 नंबर है वहाँ पे 3 DI पूछे थे, जहाँ पे 10 नंबर है वहाँ पे 2 DI पूछे थे, और जहाँ पे 12 नंबर है वहाँ पे भी सिर्फ 2 ही DI पूछे गए थे। तो एवरेजली जो है वो 3 DI पूछे गए हैं और 2 शिफ्ट ऐसी है जहाँ पे 2 DI पूछे गए थे। ठीक है, तो DI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप DI अभी तक नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो DI को प्रैक्टिस ज़्यादा करो, उसको लाइटली मत लो। आता है इससे काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत करनी होगी और आधी सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर कर सको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है DI आपका मस्ट है। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन देखें तो कोई भी शिफ्ट में नहीं आया था, क्योंकि ये PO के एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्लर्क की एग्जाम में ही सिंप्लीफिकेशन का महत्व रहता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन PO की एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली आपको आना चाहिए। तो ये 5 नंबर में फर्स्ट शिफ्ट में था और थर्ड शिफ्ट में 6 नंबर में था, बाकी कोई भी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद सीरीज को देखें तो सीरीज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हर एग्जाम में होती ही है 5 नंबर में। देखो फर्स्ट शिफ्ट में नहीं थी, बट सेकंड शिफ्ट में 6 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 6 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 6 नंबर में, फिर 5 नंबर में। तो मतलब सीरीज हर शिफ्ट में पूछी गई है 5 नंबर में। तो आप देख लो भाई, DI से आपका 15 नंबर हो जाएगा, सीरीज से 5 नंबर हो जाएगा, 20 मार्क का तो यही हो गया। ये 2 टॉपिक से ही 15 से 20 मार्क का हो रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, और किस टॉपिक की आपको सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, PO की एग्जाम है तो ये भी मस्ट है। और 5 नंबर में नहीं पूछा गया, 6 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी अगर आप देखोगे तो वो भी 5 नंबर में एवरेजली हर एग्जाम में आया है। तो आप देखो भाई, DI करोगे, सीरीज करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, उससे ही 20 से 25 मार्क का बन जाएगा। और काफ़ी लोग वो वन लीनियर चैप्टर में डूबे रहते हैं। भैया आंखें खोलो, इस पर पहले फोकस करो, ये बनना शुरू हो जाए आधी मिनट में, उसके बाद आगे जाओ। ठीक है, और उसके बाद एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वन लाइनर चैप्टर्स, मतलब कौन कौन से परसेंटेज, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, SICI, ETC। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स पूछे गए थे 10 नंबर में, 14 नंबर में, 9 नंबर में, 11 नंबर में, 10 नंबर में, 13 नंबर में, 10 नंबर में। मतलब ये चैप्टर्स जो पूछे गए वो 10 से 15 नंबर तक, 15 तो किसी में है ही नहीं, 10 से 14 नंबर तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका 35 क्वेश्चन आने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। वो 35 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन तो DI से बन रहे हैं, सीरीज से बन रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन रहे हैं। अरे 3 टॉपिक से ही आपके 25 क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आप क्यों इतनी तामझाम कर रहे हो? आप सबसे पहले इन 3 टॉपिक पे फोकस करो। ये 3 टॉपिक आपके सही से बन जाए, उसके बाद जाओ भैया आगे और लगे पड़े हो। ठीक है, तो मेरी मानो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर फोकस करो। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल का पेपर इतने ही टॉपिक से बना है, इतने ही टॉपिक से। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, मैं DI लास्ट में दिखाता हूँ, वीडियो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब आता है इंग्लिश की बारी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
इंग्लिश 30 क्वेश्चन काफ़ी लोगों को ये मतलब डिफ़िकल्टी इसमें फेसिंग होती है। तो इंग्लिश इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि आपको समझ नहीं आता। समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इंग्लिश रीडिंग इतना रखते नहीं। तो भैया सीधी सी बात है, आपको जब पता है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है तो उसको मिटाइए ना। इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए। ग्रामर नहीं पता है तो ग्रामर सीखिए। सीखना तो पड़ेगा क्योंकि मतलब आप सिर्फ हर बार राम भरोसे नहीं चलेगा, भगवान भरोसे नहीं चलेगा। ठीक है। तो इंग्लिश का पिछले साल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था 10 नंबर में, 9 नंबर में, 9 नंबर में, 7 नंबर में, 7 नंबर में, 10 नंबर में, 7 नंबर में। मतलब एवरेजली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर में तो आया ही है। और अगर आपको रीडिंग एबिलिटी आपकी सबसे बेस्ट है तो डेफिनेटली आप ये 10 नंबर कहीं नहीं जाने दोगे। अब पता है कि 10 नंबर में आ रहा है, फिर भी आप अपनी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं कर रहे, वोकैब इंप्रूव नहीं कर रहे, तो अब क्या गलती होगी? आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, फिर भी आप उस पर मेहनत नहीं करते, तो गलती आपकी ही कहलाएगी ना। तो भैया डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए। ये 45 डेज है तो 45 डेज तक डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट देखो, 5 नंबर में, 5 नंबर में नहीं पूछा गया, 6 नंबर, 5 नंबर नहीं पूछा गया, 6 नंबर। मतलब 2 शिफ्ट को छोड़ के सभी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी आया है, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि क्लोज टेस्ट के लिए एज सच कोई इतना बड़ा ग्रामर का तामझाम नहीं करना पड़ता। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी ग्रामर इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, क्लोज टेस्ट के लिए भी ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके 15 मार्क तो यहीं से आ गए। ये 2 टॉपिक अगर आप डेली करते हो तो 15 मार्क तो डेफिनेटली आ जाते हो। और इंग्लिश की कट ऑफ कितनी जाती है? 15 से तो कम ही होती है। तो डेफिनेटली अगर आप ये 2 टॉपिक पर भी ज़्यादा फोकस करोगे, वोकेबलरी बढ़ाओगे, तो आपके आंसर साथ बन ही जाएंगे। ठीक है। फिर एरर डिटेक्शन देखो। एरर डिटेक्शन 5 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर नहीं पूछा गया, 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर। तो एरर डिटेक्शन भी हर शिफ्ट में 5 नंबर में आए। अब एरर डिटेक्शन के लिए डेफिनेटली आपको ग्रामर चाहिए। ग्रामर नहीं आता तो इस टॉपिक को शिफ्ट करके नहीं चली जाइए। जब तक ग्रामर ना आए तब तक ये टॉपिक मतलब टाल दीजिए, क्योंकि ग्रामर आता नहीं है और आप इस टॉपिक को सॉल्व करने बैठोगे तो आपका क्या होगा? तो आप तो तुक्के तुक्के ही मारोगे ना। तो ग्रामर आता नहीं तो एरर डिटेक्शन को फालतू का मतलब लॉजिक लगा के कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बट ग्रामर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिलर्स। अब फिलर्स की बात करें तो सिंगल वर्ड फिलर्स होती है और डबल वर्ड फिलर्स होती है। ठीक है। तो फिलर्स पहली शिफ्ट में तो नहीं पूछी गई, दूसरी शिफ्ट में 3 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर 5 नंबर में, फिर 3 नंबर में। मतलब एवरेजली फिलर्स 3 से 5 नंबर में पूछी गई है। ठीक है। अब फिलर्स के लिए ग्रामर चाहिए, बट ऐसा नहीं प्रॉब्लम कि ग्रामर ना हो तो फिलर्स ना बने। अगर आपको वोकेबलरी अच्छे से पता हो तो फिलर्स बन ही जाती है। ठीक है। तो वोकेबलरी इंप्रूव कीजिए। वोकेबलरी से देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स आसानी से विदाउट ग्रामर बन रहे हैं। तो आपके 15 से मतलब 18 से 20 मार्क तो यहीं से निकल रहे हैं और फिर भी आप तामझाम कुछ और पे ही करते रहते हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस किन किन टॉपिक पे करना है। मैं एरर डिटेक्शन को मार्क नहीं किया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि एरर डिटेक्शन करना नहीं है। अगर आपको ग्रामर आता है तो वो चीज़ करनी है, ग्रामर नहीं आता है तो एरर डिटेक्शन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप किस बलबूते पे ढूंढ रहे हो? ठीक है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखो भाई, एक ही शिफ्ट में पूछी गई थी 5 नंबर में। ठीक है। तो देख लो, टॉपिक को एक बार देख लेना ज़रूरी है, आवश्यक है, ग्रामर के बेस्ड होने। ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट, ये वर्ड रिप्लेसमेंट भी ग्रामर के बेस्ड होने। एक शिफ्ट में 5 नंबर, दूसरे शिफ्ट में 5 नंबर, तीसरे शिफ्ट में 6 नंबर और कोई शिफ्ट में पूछा नहीं गया। फिर है फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आपको फ्रेजेस पता होने चाहिए। तो 5 नंबर 2 शिफ्ट में नहीं पूछा गया, बाकी सारी शिफ्ट में 5 नंबर में पूछा गया था। तो एवरेजली फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 नंबर में आया ही है। तो आपको ये टॉपिक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो आप पैराजम्बल बोलते हो वो। ठीक है। ये 2 शिफ्ट में नहीं आया था, एक ही शिफ्ट में आया था 5 नंबर में। ठीक है। फिर मैच द कॉलम। लेफ्ट साइड 3 सेंटेंस हो गए, राइट साइड 3 सेंटेंस हो गए और वो सेंटेंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते होंगे, तो आपको मैच करना है। तो एक शिफ्ट में 3 नंबर में और एक शिफ्ट में 4 नंबर में, बाकी कोई शिफ्ट में नहीं आया था। ठीक है। टॉपिक देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मिसलेनियस मतलब तरह तरह के सवाल, कुछ इधर उधर काट कूट के। ठीक है। सेंटेंस फिलर एंड वगैरह 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 आप देख लेना। तो वो 4 नंबर में एक शिफ्ट में था और एक शिफ्ट में 5 नंबर में था। और स्पेलिंग एरर, एक शिफ्ट में स्पेलिंग एरर भी पूछा गया था, वो 5 नंबर में था। तो इन शॉर्ट जो ये मैंने टॉपिक दे दिए हैं इंग्लिश के, उसी से आपका पेपर बन रहा है और आपको इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर करना होता है और 15 से ज़्यादा मार्क लाने होते हैं। तो वो तो रीडिंग कॉम्पिटिशन क्लोज टेस्ट के भी से भी आ जाएंगे। और अगर मेरी चैलेंज है, अगर आप 45 डेज तक एक क्लोज टेस्ट, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक फिलर्स का सेट करते हो ना,
तो आपका इंग्लिश सेक्शन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और क्लियर क्या, आप बूस्ट कर जाओगे, आप उसमें स्कोर कर जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हम है ना, मतलब जो चीज़ नहीं आती ना उसका रोना धोना बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पता है तो हम तो कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी होती है। ठीक है, यूं ही नहीं ये प्रोसीजर बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये डिस्प्ले पे जो टॉपिक पढ़े हैं उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ, ये रहा रीजनिंग का, ये रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और ये रहा इंग्लिश का। ठीक है, अब बता देता हूँ कि पजल्स कौन कौन सी आई थी। तो पजल्स के लिए बता देता हूँ कि जो शिफ्ट 1 थी ना 12 अक्टूबर की, उसमें पजल आई थी लाइन बेस्ड पजल बेस्ड ऑन एज, फिर बॉक्स बेस्ड पजल 7 बॉक्स, फिर स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट, फिर मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, फिर उसी प्रकार से ये 12 अक्टूबर 2019 की शिफ्ट 2 को जो था ना, सेकंड शिफ्ट में फ्लोर बेस्ड पजल, पैरेलल रो पजल, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, रैंडम पजल। फ्लोर बेस्ड पजल 5 फ्लोर 10 फ्लैट 10 पीपल। डे बेस्ड पजल 5 डेज 5 कंट्रीज 5 पीपल 5 मूवीज। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट 9 पीपल नॉर्थ साउथ। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट 6 पीपल बेस्ड ऑन एज। फिर बॉक्स बेस्ड पजल, स्क्वायर बेस्ड पजल, पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये इस प्रकार की पजल आई थी। तो इस प्रकार की पजल की मतलब मैं पजल देता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम की आईडी है, ये जो वाटरमार्क में दिख रहा है ना, IBPS_गुरुजी, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। फायदा क्या क्या है पता है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने का? एक तो मैं आपको ऑनलाइन मिल जाता हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, आपके डाउट्स पूछ सकते हो। दूसरी चीज़, मैं आपको क्विजेस देता रहता हूँ, पजल्स देता रहता हूँ, पिछले साल पूछी गई, फिर नई पजल देता हूँ, लेबल वाली पजल देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये सारे टॉपिक वहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, नहीं करते हो तो, वरना आप जानो। फिर 19 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में सर्कुलर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल। देखो 6 पीपल था, 2 वेरिएबल था, फ्लोर में 9 पीपल 9 फ्लोर सिंगल वेरिएबल। ठीक है, 19 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट में स्क्वायर बेस्ड पजल, स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था 5 पीपल वाला। फिर स्क्वायर बेस्ड पजल 6 बॉक्स 6 कलर्स वाला पूछा गया, सॉरी बॉक्स बेस्ड पजल 6 बॉक्स 6 कलर्स वाला। मंथ बेस्ड पजल 6 पीपल वर्टिकल पजल। ठीक है, उसी प्रकार से 19 अक्टूबर की आखिरी शिफ्ट में सिर्फ 2 ही थी, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन बेस्ड पजल। ठीक है, 6 पीपल और बेस्ड ऑन एज। तो इस प्रकार की पजल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर से फॉलो कर लेना, फायदा रहेगा आपको। अगला डीआई की बात कर लेते हैं। तो डीआई जो पूछा गया, देखो फर्स्ट शिफ्ट में कैसलेट पूछा गया था, लाइन ग्राफ पूछा गया था, टेबुलर ग्राफ पूछा गया। ठीक है, फिर लाइन ग्राफ, टेबल, टेबल कैसलेट टेबल, फिर बार पाई। तो लाइन हो गया, टेबल हो गया, बार हो गया, पाई हो गया, सारे डीआई कवर हो गए। टेबुलर, बार, मिसलेनियस, पाई, टेबुलर, बार, टेबुलर, मिसलेनियस। इन शॉर्ट आपको सारे डीआई और टेबुलर डीआई हर शिफ्ट में देखा गया है। देखो टेबुलर डीआई, टेबुलर डीआई, टेबुलर डीआई, इसमें नहीं था, इसमें है, इसमें है, इसमें है। हर शिफ्ट में टेबुलर डीआई है ही है। तो आपको पता है कि क्या करना है, टेबुलर डीआई को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और ब्रैकेट में मैंने उसके पैरामीटर भी लिखे हैं, तो आप अच्छे से पैरामीटर पढ़ लेना और उसी बेस्ड ऑन डीआई सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही डीआई प्रीवियस ईयर आए थे। तो इसके मिलते जुलते या तो इसका थोड़ा टफ लेवल, बट आएगा तो ज़रूर इसके आगे पीछे। ठीक है, तो आपको मेहनत पूरी करनी है और स्ट्रेटेजी पूरी बनानी है, क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी ही आपको लीड कर सकती है। एक चीज़ समझ जाओ, आप अंधेरे में खड़े हो, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, या आप उजाले में खड़े हो, आपकी आंखों में पट्टी बांधी गई। ठीक है, सामने मतलब एकदम सामने ही बोर्ड लगा दिया है आपके गोल वाला। ठीक है, और आपको बोला जाए 3 तीर दीजिए, आप तीर मारो। जब आपके आंखों पे पट्टी लगी है तो आप तीर संधान कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। उसी प्रकार से आपको लक्ष्य को भेदने के लिए आपको लक्ष्य को देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप लक्ष्य को देखिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए और फिर भेदिए। आंखों बंद करें मत दौड़ा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।